गे मैट्रिक पास कराएंगे, ठीक है ना। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अरे 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, मैट्रिक पास कराएंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का 6 चैप्टर का 6.6 थ्योरम, जिसे 6.6 प्रमेय के नाम से या तो उसे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है भाई? एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये क्या है? समरूप है। ध्यान से समझिए, समरूप त्रिभुज है, सर्वांगसम नहीं है। तो समरूप में एक गुण क्या होता है भाई? जैसे ये जो ए बी भुजा, ध्यान से देखिए, ये ए बी भुजा इस भुजा के समरूप है, यानी हम कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू। उसी तरह का भाई ये जो ए सी है, ए सी को कह सकते हैं वो पी आर के समरूप है, तो पी आर इसके बट्टे में दे सकते हैं। उसी तरह का हम कह सकते हैं बच्चों, ये BC जो है किसके बराबर हो जाएगा? बराबर नहीं, समरूप। BC जो है ये QR के समरूप हो जाएगा। समरूप यानी क्या होता है? समान अनुपात में बढ़ता है। अगर ये 2 होगा बाबू तो ये 4 हो सकता है। ध्यान से समझिए। अगर ये 3 होता है तो ये 6 हो सकता है। अगर ये 10 होता है तो ये 20 होगा। ये होता है समरूप या समरूपता। समान रूप में वो बढ़ेगा। ये छोटका मॉडल और ये हो जाएगा बड़ा मॉडल। जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा का एक छोटा मॉडल हम लोग बना सकते हैं, और सचमुच का जाके देखेंगे तो भाई कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मॉडल का अनुसार हो जा रहा है भाई। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन अंतर क्या है? साइज का। उसी को समरूपता कहते हैं। उसमें क्या होता है? रूप समान होता है, लेकिन अगर हम उसका एरिया वाइज देखें तो फिर वो समान नहीं होने वाला है। तो समरूपता का अर्थ ये बच्चों कि ये जो ए बी है वो पी क्यू का समरूप है। मतलब ए बी अगर 2 है तो ये 4 हो सकता है, ये 3 है तो ये 6 हो सकता है, ये 10 है तो ये 20 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम भुजा का अनुपात देखें तो कुछ इस तरह से होगा। और क्षेत्रफल का अगर अनुपात करते हैं, किसका अनुपात करते हैं बच्चों? क्षेत्रफलों का। तो क्षेत्रफल बनता कब है बच्चों? आप ही बताइए। क्षेत्रफल कब बनता है? जब लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, या चौड़ाई को ऊंचाई से गुना करते हैं, या लंबाई को ऊंचाई से गुना करते हैं, यानी कुल मिला के जब दो चीजों को गुना करते हैं तो क्षेत्रफल बनता है। यानी अगर हम क्षेत्रफल बनाएं तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? भुजा का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल को हम लोग दिखाते हैं ए आर से, और यहां पे त्रिभुज है, सीधे एबीसी लिख देंगे। ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बोले तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ऐसे नहीं लिखना है बच्चों। अगर आप ऐसे लिख देते हैं अंदर में त्रिभुज एबीसी तो ये आपका गलत हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिखाने के लिए शॉर्टकट अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा, एरिया ए बी सी। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो थ्योरम है क्या कहता है, जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। क्या है भाई? सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा, संगत बोले तो ए बी के संग पी क्यू, बी सी के संग क्यू आर, और ए सी के संग आपका क्या होगा? पी आर होगा, उनके वर्ग के बराबर होती है। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिख देते हैं भाई। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हमें दिया गया है समरूप है, तो हम लिख सकते हैं दिया है एबीसी और ये PQR, दो त्रिभुज है और आपस में क्या है भाई? समरूप है। तो देखिए समरूप का सिंबल दे दिए, क्लियर है। तो सिद्ध क्या करना है? तो देखिए संगत भुजा, संगत ए बी के संग पी क्यू उठा के ले आए, ए बी के संग पी क्यू, और बी सी के संग क्यू आर, और ए सी के संग आपका क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। तो ये जो भुजाएं हैं इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होती है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले एबीसी लिए तो एरिया एबीसी, और बाद में ले रहे PQR तो इसीलिए एरिया PQR। डिवाइड कर दिए तो दोनों का भुजा को भी डिवाइड कर देंगे और उसके वर्ग के बराबर हमें करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चों क्या करना है भाई? हमें रचना करना है। तो तीसरा जो पॉइंट है जो आपको बताए थे कि 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है, दूसरा है तो सिद्ध करना है, और तीसरा हो गया रचना, और चौथा हो गया प्रमाण। ये 4 पॉइंट लिख दिए, यहीं पे आपका आधा नंबर आ जाएगा, और आधा इधर गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी कर दीजिए, आधा नंबर इधर से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना है रचना में? रचना में देखिए लंब डाल दिए। ध्यान से देखिए बच्चों क्या किए हैं भाई? लंब डाले हैं। देखिए एडी लंब,
बीसी पे डाल दिए, और ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें पीएम लंब किस में डालें, क्यू आर पे डाल दिए। तो देखिए एडी लंब बीसी और पीएम लंब क्यू आर खींचा, चलिए खींच लिए। अब सीधे हम लोग प्रमाण का काम करेंगे। प्रमाण, हमारे पास दो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, एक एबीसी है और एक क्या है, पी क्यू आर है। तो हम लिखेंगे एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या चीज है भाई, दोनों समरूप है। तो इसका जो भुजा है, यानी कह सकते हैं एबी का और पीक्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, ये दोनों समान अनुपात में है। तो समान अनुपात का अर्थ ये 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं एबी बटा पी क्यू। देखिए एबी बटा पी क्यू, चलिए तो बीसी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू आर कर सकते हैं। तो इधर बचा क्या बच्चों, एसी, तो एसी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और समरूपता का जो कसौटी है, देखिए आपको इस पेज में हम बता दिए कि ये जो भुजा है इसके अनुपात में होगा, ये भुजा आपका इसके अनुपात में होगा, और ये जो भुजा है इसके अनुपात में होगा। और इसका हम लोग स्क्वायर अगर कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के समानुपात या अनुपात के ये बराबर हो जाएगा। उसी को सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या कर दिए बच्चों, इसको समीकरण 1 कर दिए। क्यों, क्योंकि भाई ये कब होता है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, इसीलिए ये अनुपात कर सकते हैं। चलिए ये जब हो जाएगा बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं, और अनुपात भी हो गया तो हम कह सकते हैं भाई ये जो बी कोण है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल ए है वो पी के बराबर होगा, और सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये तो कह सकते हैं भाई। अब देखिए यहां पे एक छोटा त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं भाई, एक छोटा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ए बी डी या ए डी बी। और उसी तरह का ये बड़ा वाला में देखें तो इसमें भी एक छोटा त्रिभुज है भाई, वो क्या है, पी एम क्यू या पी क्यू एम। इन दोनों छोटा त्रिभुजों को हम लोग पहले लेंगे इसमें, और क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ये तो आपको बता दिए भाई, कोण बराबर कर लेना है, कोण बराबर कर देंगे, इसको समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, क्या लेंगे भाई, देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अभी हमको पता नहीं है ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग करते हैं, तभी हमारा आंसर आने वाला। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो ये बी एंगल क्यू के बराबर, तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम। ए बी डी पी क्यू एम बराबर हो गया कहां से भाई, समीकरण 2 से। तो देखिए ना एंगल हमारा बराबर है कि नहीं, किसके बराबर, देखिए ध्यान से, बी और क्यू के बराबर है। उसके बाद क्या कॉमन है, देखिए तो यहां पे देखिए 90 डिग्री, और यहां पर भी देखिए 90 डिग्री। तो कह सकते हैं पी एम क्यू और ए डी बी। तो देखिए हमारा ए डी बी और पी एम क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो यहां पे हम लिख दिए। अब देखिए कि ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब दोनों हमारा क्या हो चुका है बच्चों, एंगल एंगल हो चुका है। हम जानते हैं कि ये दोनों कभी भी सर्वांगसम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते, सर्वांगसम तो होंगे नहीं। तो क्या होंगे भाई, ये होंगे समरूप होंगे। इसीलिए हम लिख दिए बच्चों ए समरूपता नियम से, एक ही को नियम है समरूप होने का, ए समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज ए बी डी और ये पी क्यू एम आपस में क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। और जैसे समरूप होता है हम जानते हैं ए बी भुजा के बराबर पी क्यू और बी डी भुजा के अनुपात में क्यूएम को लिख सकते हैं, और एडी भुजा के अनुपात में पीएम को लिख सकते हो। तो चलिए हमें जरूरत किसका है, हमें बीडी का जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी बटे पी क्यू। देखिए ए बी का जरूरत है, ए बी बटे पी क्यू को लिख दिए हैं। और ध्यान से देखिए ये जो लंब है एडी और ये जो लंब है पीएम, दोनों का भी अनुपात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसका जरूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं लिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल यानी हम कह सकते हैं एरिया एबीसी और इसका अनुपात एरिया पी क्यू आर से, क्योंकि क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है इसलिए हम क्या किए हैं, दोनों को ले लिए। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिए एरिया एबीसी बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए तो बच्चों छोटा त्रिभुज में आधार क्या है आपका, आधार बी से लेकर सी तक हो जाएगा, यानी बीसी हमारा क्या है, आधार है। और ऊंचाई देखिए तो ए से डी, तो देखिए ये ऊंचाई हमारा क्या है, एडी है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पी क्यू आर का बात करते हैं। आधार देखिए पी क्यू आर में ये पूरा लंबा आर और क्यू, यानी क्यू आर आधार हो जाएगा। और ऊंचाई अगर देखते हैं बच्चों, ऊंचाई हमारा ये है पी से
एम, तो हम लिख सकते हैं बच्चों PM। अब देखिए तो भाई 1/2 कट जाएगा, और 1/2 अगर कट गया तो हम लिख सकते हैं BC गुने AD और नीचे QR गुने PM। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसी जगह पे हमें मान पुट करना है। किसका मान पुट करना है? दो समीकरण हम लोग निकाल के चुके हैं। देखिए दो समीकरण क्या है, पहला समीकरण 1 में देखिए तो बच्चों BC बटा QR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ या AC बटा PR। क्या लेना है यहाँ पे समझना है बच्चों। समीकरण 2 भी देख लेते हैं, AD बटा PM, AD बटा PM के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB बटा PQ। यहाँ AB बटा PQ, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, AB बटा PQ लेंगे। और किसके जगह पे लेंगे, BC बटा QR। ध्यान से देखिए BC, ये BC बटा QR के जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, देखिए AB बटा PQ लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। BC बटा QR बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ। और समीकरण 2 से AD बटा PM, ध्यान से देखिएगा AD बटा PM, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB बटा PQ। तो ये जो AD बटा PM बचा है, इसके जगह में भी क्या लिख लिए हैं, AB बटा PQ। अब ध्यान से देखिए AB PQ, क्या हम इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? AB 2 बार आ गया ना, AB बटा PQ, तो AB बटा PQ का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार जैसे इसको बनाए, इसी प्रकार बाकी का भी हमारा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया या त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जैसे AB बटा PQ का स्क्वायर मिला, उसी तरह का BC बटे QR का स्क्वायर मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों, AC बटा PR का स्क्वायर मिलेगा। और इस तरह से कह सकते हैं भाई सब बराबर हो गया, इसका भी लो, इसका भी लो, इसका भी लो। किसी भी भुजा का अनुपात एक दूसरे त्रिभुज का अगर लेते हैं तो आपस का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर किसका क्षेत्रफल हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बटे QR। फॉर्मूला लिखाई दलियो रे, मथुआ बनाई दलियो रे, फॉर्मूला लिखाई दलियो रे, मथुआ बनाई दलियो रे। इन्होंने जल्दी जल्दी लिखी ले रे, नहीं तो हमें मिटाई दलियो रे। हम बतैबो रे नूनू ऐसन, सीधे दिमाग में घुस तो जैसन। हम बतैबो रे नूनू ऐसन, सीधे दिमाग में घुस तो जैसन। ऐसन कॉन्सेप्ट तो के बतैबो, नंबर आई जी तो अच्छा जैसन। तो पढ़ के रिवाइज करी है, लिख लिख के तो प्रैक्टिस करी है। तो पढ़ के रिवाइज करी है, लिख लिख के तो प्रैक्टिस करिए। एग्जाम आई गेलो रे, मथुआ बनाई लेना रे। इन्होंने जल्दी जल्दी, इन्होंने जल्दी जल्दी करी ले रे, नहीं तो नंबर वा काम आई तो रे। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा 6.8 पर में। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 में बराबर ये प्रमेय पूछा ही जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं ये प्रमेय कहता क्या है, और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अलग, बहुत ही शानदार अंदाज से आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बोले तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना है। भाई समकोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये उसका निशानी है भाई, इसको 90 डिग्री कहते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, नाम देते हैं ABC। अब ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है भाई, ये 90 डिग्री जिसको देखता है उसको हम अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस पे टिका हुआ होता है उसको कहते हैं आधार, और जो खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। भाई क्या कहता है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर हमें करना है, यानी H का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अन्य दो भुजा। देखिए एक त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, तो आप बोलेगा सर 3 ही भुजा होता है, तो एक भुजा तो हमें पता ही है कर्ण का स्क्वायर। तो दूसरा भुजा क्या बचा है बच्चों, P, तो दूसरा भुजा का स्क्वायर कर दीजिए।
और दूसरा भुजा के साथ तीसरी भुजा बोले तो आधार यानी बी का स्क्वायर को जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार ध्यान से देखिए, ये जो कर्ण का स्क्वायर है उसके साथ अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करने पर हमें एच स्क्वायर मिल रहा है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस त्रिक कहता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको तो याद ही होगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस उसी को प्रूव करना है। पाइथागोरस प्रमेय हमें इस बार क्या करना है बच्चों? प्रूव करके दिखा देना है। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है आप, इससे पहले हम बताए थे आपको प्रमेय 6.1 में, भाई सबसे पहले हम लोग को दिया है लिखना है, उसके बाद तो सिद्ध करना है, तीसरा हो गया रचना से, और चौथा हो जाएगा क्या? प्रमाण से। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग दिया में? सबसे पहले पढ़िए, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी हमको पता चल गया है कौन सा त्रिभुज है भाई, वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक गुण होता है, क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं भाई एबीसी, ये एबीसी एक त्रिभुज दे दिए, और एबीसी त्रिभुज है तो समकोण है, समकोण यानी एक कोण हमारा क्या होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। तो हम किसको दिखाएं बच्चों? देख लीजिए आप, कोण बी को। कोण बी हमारा क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग देखिए, तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है बाबू, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण ये पूरा हो जाएगा AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? AB का स्क्वायर प्लस BC का। ये AB छूटा और इधर से BC, ये हमें अब क्या करना है? प्रूव्ड करना है। तो चलिए प्रूव्ड करते हैं। तो उससे पहले हमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करें भाई? B से ये जो AC है उस पे हम लंब डाल दिए, और ये क्या है हमारा? देखिए, तो ये BD है। BD किस पे लंब डालें? AC पर। तो ये हम डाल दिए भाई कि BD लंब AC खींचा। ये आपको सबसे पहले लिख देना है। इसके बाद लास्ट हमें क्या करना है? प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करेंगे भाई? ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर जब हम रचना किए तो ये 3 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। देखिए ध्यान से, ये हमारा ABC त्रिभुज है। जैसे इसको बांटे भाई, देखिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, और ये बड़का वाला भी एक त्रिभुज है। तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो आप बोलेगा सर ये तो 3 हो गई। तो चलिए तीनों त्रिभुजों को लेकर इस प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए यहां पे अलग अलग कर दिए भाई, ध्यान से देखिए। जब हम लोग डी डाल दिए तो ABD, ध्यान से देखिए, ABD यहां पे 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद BDC, डी पे 90 डिग्री है, देखिए DD सेम है ना, और B भी हमारा 90 डिग्री था। तो ABC ये बड़का वाला त्रिभुज हो गया, ये छोटका दोनों हो गया, दोनों आपस में सेम है। ठीक है, चलिए अब इसी को लेके बनाते हैं बच्चों। तो प्रमाण में सबसे पहले हम लेंगे बड़का वाला त्रिभुज ABC में, और उसके बाद छोटका वाला, ये वाला, ये जो छोटा वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा त्रिभुज है इस त्रिभुज को लेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज है ABC, और छोटा क्या हो जाएगा बच्चों? ABD या ADB, कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए ADB। अब दोनों को हम देखेंगे कि भाई ये समरूप है कि सर्वांगसम है। चूंकि देखिए ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, कभी सर्वांगसम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? तो आपस में होंगे बाबू समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे? दोनों का कोण क्या है? बराबर है, 90 डिग्री है, इसलिए समरूपता की कसौटी इस पे लगने वाला है, सर्वांगसम का कसौटी इसमें नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे बच्चों? ABC और ADB में देखेंगे भाई क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये भी 90 डिग्री का रूप धारण किए हुए है, और ये जो छोटा त्रिभुज है ये भी 90 डिग्री का रूप धारण किए हुए है, यानी दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ABC और ADB, यहां का B एंगल और यहां का D एंगल, ध्यान से देखिए दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो कहां से आ गया बाबू? रचना से आ गया, क्योंकि ऊपर में रचना किया ना, लंब डालने हैं, लंब डालने से 90 डिग्री हो जाता है, तो रचना से हो गया। उसके बाद देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? ये वाला त्रिभुज और बड़का वाला त्रिभुज में क्या कॉमन है? तो आप बोलेगा सर दोनों त्रिभुज में तो भाई ये एंगल A कॉमन है। देखिए छोटका वाला त्रिभुज में भी है और बड़का वाला त्रिभुज में भी है, तो एंगल A दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। ध्यान से देखिए, एंगल BAC
और एंगल बी ए डी, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसीलिए उभयनिष्ठ। और क्या है बाबू, कोण है कि भुजा है? तब बोलिएगा सर ये तो कोण है, तो इसीलिए हम कोण लिख दिए, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, और हम जानते हैं कि इसमें सर्वांगसम होगा ही नहीं। ये दोनों त्रिभुज आपस में कभी सर्वांगसम होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या होंगे? तो समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं भाई एंगल एंगल समरूपता से ए बी सी और ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? तब बोलेगा सर समरूप हो चुके हैं। समरूप समझ में आया? समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप, उसमें एंगल बराबर होता है, भुजा कभी बराबर नहीं होगा, भुजा क्या होगा? अनुपात में होगा। तो चलिए जैसे हम समरूपता की कसौटी को पूरा किए, अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें अनुपात को दिखा देना भुजा का। जैसे ये बड़का वाला त्रिभुज में हम कर्ण को पकड़ लिए, देखिए एसी को लिए हुए हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये बड़ा त्रिभुज है, हम किसको ले रहे हैं बाबू? हम ले रहे हैं कर्ण को, ये हो गया कर्ण, ठीक है। चलिए एबीसी में और ए बी डी में हम किसको ले रहे हैं? इसका कर्ण देखिए, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या होगा बाबू? ए बी होगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा। दोनों कर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि क्या है? समरूप है दोनों, और दोनों समरूप है तो दोनों का कर्ण देखिए AC और इधर से AB बराबर हो गया। चलिए अब AC को लिए तो और एक भुजा हमें लेना पड़ेगा, AC के साथ हम AB को ले रहे हैं, ध्यान से देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ये AB है हमारा, तो AC के साथ AB को लिए हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तो ए बी ले चुके हैं, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये ए बी ले चुके हैं, तो ए बी के साथ और एक भुजा आएगा, और एक भुजा कौन आएगा? बीडी को नहीं लेना है, जिसको रचना किए हैं बीडी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो बीडी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास दो ही भुजा बच रहा है भाई, एक है एडी और एक है ए बी। तो ए बी ले चुके हैं, तो अब बचा कौन? बचा एडी बचा है। ध्यान से देखिए यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं पे बच्चा क्या करता है? प्रॉब्लम होता है बच्चों का, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले कर्ण को देखिए, बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या है? एसी है, और एक भुजा देख लीजिए ए बी है। अब देखिए ए बी दे दिया, अब दूसरा त्रिभुज में देखिए छोटा वाला समरूप में, उसमें क्या है? कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। अब देखिए ए बी दोनों में आ गया कि नहीं? अब देखिए जो भी रचना वाला पार्ट है बीडी को लेना ही नहीं है, बीडी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो बीडी से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? एडी आ जाएगा। अब क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। देखिए ए बी और ए बी गुना होने से ए बी का स्क्वायर, और AC और AD गुना होने से AC इंटू क्या हो जाएगा? AD। समीकरण एक छोड़ दीजिए, इतना काम हो चुका है। अब चलिए जो काम किए ऊपर में वो काम अभी नीचे भी करना है। नीचे क्या करना है भाई? ये वो छोटा वाला त्रिभुज छोटा हुआ है ना, ये वाला त्रिभुज बोले तो DBC और फिर से बड़ा ABC। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः ABC तथा त्रिभुज BDC में, ध्यान से देखिए BDC और ABC में। अब देखिए इन दोनों को भी क्या करेंगे? सर्वांगसम कर सकते हैं क्या? कभी सर्वांगसम नहीं होगा। तो जब सर्वांगसम नहीं होगा तो ये क्या बनने वाला है? ये समरूप होने वाला है। तो समरूप करते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए समरूपता की कसौटी को पूरा करते हैं भाई। ए बी सी और इसका बी डी सी, देखिए इसका बी एंगल और इसका डी एंगल, ध्यान से देखिएगा भाई, ये 90 डिग्री है इसका और इसका 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे लेंगे? बी डी सी, एंगल बी डी सी और इसका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दोनों आपस में बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए भाई, 90 डिग्री है और रचना का पार्ट है। उसके त्रिभुज में कॉमन क्या है? अभी तो हम लोगों ने डी और बी का जिक्र कर लिया, ये दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए कॉमन क्या है? इसमें सी है और इसमें भी सी है। तो देखिए ये जो सी है दोनों में है, तो यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? उभयनिष्ठ कह सकते हैं। तो देखिए बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी सी डी, ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। चलिए तो ये भी हमारा एंगल हो गया बच्चों, ये भी एंगल हो गया। तो एंगल एंगल यानी एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? समरूप हो चुके हैं। समरूप हो चुके तो फिर इसका भुजा का अनुपात कर देंगे। कैसे? देखिए अब इसका कर्ण, बड़ा वाला त्रिभुज को लेते हैं बच्चों। बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है? AC है। चलिए AC ले लिए, और ये वाला जो त्रिभुज है इसमें कर्ण कौन हो जाएगा? ध्यान से देखिए ये कर्ण है यानी BC। तो ध्यान से देखिए AC और BC आ गया ना, दोनों आपस में कर्ण है। और BD को तो लेंगे नहीं, BD से कोई लेना देना है ही नहीं हमें, तो हमारे पास बचेगा क्या बाबू? CD बचेगा और इधर से BC बचेगा। तो देखिए AC के संग BC ले लिए बड़ा वाला त्रिभुज में, और छोटा वाला में क्या ले लिए? CD। अब दोनों का आपस में गुना करते हैं, BC और BC गुना होने से BC का स्क्वायर हो जाएगा, और CD और AC गुना होने से क्या हो जाएगा बच्चों? AC इंटू CD हो जाएगा। बस
ये समीकरण 2 लिख दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 जैसे ही मिल गया, बस दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे ए बी के साथ बी सी का स्क्वायर, देखिए इधर क्या निकाले हैं बच्चों, इधर ध्यान से देखिए, ए बी का स्क्वायर और इधर क्या निकाले, BC का स्क्वायर। तो AB के संग अगर BC को जोड़ देते हैं तो हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इधर देखिए आगे क्या है, AC इंटू AD। तो भाई यहाँ पे लिख दिए हैं AC इंटू AD और जोड़ बीच में है और फिर इसके साथ AC प्लस CD। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो अब बोलिएगा सर इसमें भी AC है इसमें भी AC है, तो AC को बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर में कौन बचेगा, अंदर में बचेगा बाबू AD और इधर से CD। तो AD और CD को अंदर में लिख दिए। अब ध्यान से देखिए AD और CD को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखिए भाई ये AD है, यहां तक ये AD है और यहां से यहां तक ये CD है। तो AD और CD को जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए ये D और ये C। तो AD और CD को जोड़ देंगे बच्चों तो हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, AC ये बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए AD और CD को जोड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं, AC। आगे से AC है फिर से AC आ जाएगा, AC मिलके क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया था। इस पढ़ लो बेटा अब तो तुम सारी रात कल के लिए, रिवाइज कर लो बेटा अब तो पूरी रात अपने लिए, पढ़ लो बेटा अब तो तुम सारी रात अपने लिए, रिवाइज कर लो बेटा अब तो पूरी रात कल के लिए, क्वेश्चन पेपर लाया मैं तो तेरे लिए, आंसर की बनाया मैं तो तेरे लिए, क्वेश्चन पेपर लाया मैं तो तेरे लिए, आंसर की बनाया मैं तो तेरे लिए, जल्दी से मिलाओ बालक अपने लिए, लाइक कमेंट करो बेटा मेरे लिए, पढ़ के तो देखो जरा। तो बच्चों आपको स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइवर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम या प्रमेय कह सकते हैं 6.9। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उससे पहले जानते हैं भाई क्या कहता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो देखिए प्रमेय क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पाइथागोरस। समकोण तो पाइथागोरस में ही लगेगा। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। चलिए अभी अब दिखाते हैं भाई ये समकोण है कि नहीं। चलिए समकोण है। तो कह रहा है ध्यान से समझिए, किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा AC है। अभी AC को मान के चलते हैं। जो ये भुजा AC है इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा करनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भाई AB का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजाओं का हम लोग वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, और जो भुजा हमें प्राप्त होती है उसका सम्मुख कोण हमें पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए ये जो भुजा है इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है ना, तो AC भुजा का सम्मुख कोण, तो ध्यान से देखिए ये AC है, AC का सम्मुख, मुख के सामने कौन है, B है। क्या है, समकोण है। यही चीज हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा। क्या कहा जा रहा, फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जैसे ये त्रिभुज, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा भुजा, ये PR, उसका क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी PR, कर्ण हो जाएगा। तो ये जो PR है, PR का स्क्वायर बताइए तो भाई, PR का स्क्वायर अच्छे से बोलिएगा, तो PQ का स्क्वायर और प्लस QR के स्क्वायर के जोड़ से बना है योग से, यानी PR इसकी भुजा है। इसी का सम्मुख कोण, भाई मुख के सामने किसका दर्शन मिल रहा है, Q का 90 डिग्री है कि नहीं। बस इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अपन को लिखना है बच्चों दिया है। क्या लिखना है, दिया है। तो देखिए सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, देखिए क्या दिया भाई, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये दे दिया है। ABC एक त्रिभुज है भाई, मान लिए ABC एक त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज है। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है। ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, ये AC है।
तो AC का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू ये AB का और ये BC का योग के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? कि पहली भुजा पहली भुजा है ना जिसके योग के बराबर होगा, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, ये जो कोण है बाबू, ये कितना डिग्री होगा? सम्मुख कोण समकोण होगा। समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है? ये बी कोण को 90 डिग्री दिखा देना, बस यही सिद्ध करना है। तो चलिए रचना करते हैं भाई। इसको सिद्ध करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक अलग त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक अलग त्रिभुज की रचना करें भाई। पी क्यू आर, ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए। इसमें समकोण बोल दिया, मतलब ये जो क्यू एंगल है ये 90 डिग्री है, बट यहाँ पे बी नहीं है 90 डिग्री। इसी को हमें प्रूव्ड करना है। हमें प्रूव्ड करके दिखाना है बी को कि वो समकोण है। तो हम अदर ले लिए, एक अलग त्रिभुज ले लिए। तो क्यू हमारा 90 डिग्री है, और ऊपर से क्या दिखा रहे हैं कि भाई एक त्रिभुज तो लिए पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा क्या है? 90 डिग्री है। साथ ही साथ ये जो पी क्यू है, एक बार काटे हैं, इधर भी एक बार काटे हैं, पी क्यू ए बी के बराबर। देखिए पी क्यू ए बी के बराबर। फिर आप बोलिएगा सर यहाँ 2 बार काटे हैं, तो बाबू देखो ये भी 2 बार कटा है, ये भी 2 बार कटा है, यानी क्यू आर किसके बराबर? BC के बराबर। ये रचना लेना, ये रचना का ही काम है बच्चों। चलिए, थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है, पंखा को चालू कर लेते हैं। अरे बहुत गर्मी दे रहा है। चलिए आगे ध्यान से देखिए। रचना का काम हो गया प्रमाण। अब प्रमाण का काम करते हैं, प्रमाण में ही खलास कर देना। आपको पहले ही बताए थे, कोई भी प्रमेय बनाएंगे ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है तो सिद्ध करना है कि रचना है और प्रमाण, ठीक है, प्रणाम नहीं प्रमाण। तो ये 4 जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में आधा नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो कुछ है ये नहीं है। चलिए प्रमाण में सबसे पहले क्या दिया है भाई? देखिए दिया है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिख डालिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण 1 खत्म इसका काम। अब चलिए त्रिभुज PQR में घुस जाइए। PQR में घुसिएगा जब भी ABC में त्रिभुज, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें बच्चों त्रिभुज ABC में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से आया? तब बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से आया। चलिए पाइथागोरस से हो गया। अब PQR में भी लेना है पाइथागोरस, तो PQR में ले लिए भाई पाइथागोरस। क्या लेंगे? सबसे बड़ी भुजा देखिए ध्यान से, PR। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? QR का स्क्वायर। कहां से? खोपचे में देखिए, खोपचे में लिख दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से या ट्रिक से। चलिए अब देखिए ध्यान से, PR का PR ही लिख दिए भाई, PR का PR। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ की जगह पे AB लिख दिया। बोलेगा सर PQ की जगह पे आप AB क्यों लिख दिए? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो PQ है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है ना। एक बार काटे हैं, तो जब वो बराबर है तो उसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं। तो यानी PQ के जगह पे इसको लात मार के हटा के उसके जगह पे AB ले आए। तो भाई QR को काहे छोड़ेंगे? QR को भी हटा दो। अब QR जो है किसके बराबर है? BC के। तो QR के नीचे देखिए BC लिख दिए। PR का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, बगल में खोपचे में लिख दिए PQ बराबर AB और QR बराबर BC। इसको समीकरण 2 मान लिए। चलिए इतना काम हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का काम करते हैं। क्या समीकरण 1 और 2 से देखने को मिलेगा बाबू? ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर और ये भी हमारा क्या है? ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर। तो दोनों का जो मान है आपस में क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। दोनों का मान क्या हो चुका है बच्चों? बराबर हो चुका है। तो इसका ये मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। AC स्क्वायर और PR स्क्वायर आपस में प्यार कर लेंगे और एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे से लिपट जाएंगे। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से AC का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। जब AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो AC बराबर PR। देखिए गर्मी का दिन है, AC में प्यार अच्छा से हो रहा है, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो गया बच्चों? PR हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए समीकरण 3 आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे? देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों को क्या करना है? सर्वांगसम करने वाले हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सर्वांगसम करेंगे तो क्या बराबर है? देखिए तो रचना से हमें पता है भाई PQ AB के बराबर है, तो AB बराबर PQ हो गया, BC बराबर QR। ये दोनों तो हमें पता ही है। और अभी अभी तीसरा भुजा पता चला भाई AC किसके बराबर है? PR के बराबर। तो हम लिख दिए भाई AC बराबर क्या हो जाएगा? PR। त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया। अब तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो सर्वांगसम तो आसानी से कर सकते हैं भाई। ये भी हमारा S है, ये भी S है, ये भी S है, तो ऐसे सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। त्रिभुज ABC
त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब जब देखिए, जब कोई त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि नहीं? देखिए, अब ये हमारा पहले से दिया हुआ था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब भाई एसी किसके बराबर हो चुका है? पी आर के बराबर हो चुका है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। और जब ये सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका ये एंगल सी एंगल आर के बराबर, ए एंगल पी के बराबर, क्यू एंगल बी के बराबर। हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था बच्चों? बी। ये जो बी कोण है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों, जब ये सर्वांगसम हो गया तो कोण बी कोण क्यू के बराबर। आप कोण बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर एंगल क्यू, क्यू यानी पी क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। और देखिए सीपीसीटी क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। सर्वांगसम जब हो जाते हैं उनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से कोण भी बराबर हमारा क्या हो चुका है? 90 डिग्री हो चुका है। तो बच्चों, सब्सक्राइबर क्या देखते हो, पढ़ के तुम एक बार देखो ना, पढ़ के तुम एक बार देखो ना। टीचर ऐसे मिलेंगे यहाँ जो बेहतर से बेहतर ही होंगे यहाँ। वीडियो को पूरा तुम देखो, शेयर और लाइक कर दो ना, शेयर और लाइक कर दो ना। सब्सक्राइबर क्या देखते हो, एडू फाइबर को सब्सक्राइब कर दो ना, एडू फाइबर को सब्सक्राइब कर दो ना। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडू फाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा 6.1 प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार हो सकता है मैट्रिक में पूछा जाए। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो प्रमेय मैं आज बताऊंगा उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना है और देखना है और समझ के लिखना है, तो आपका इससे एक 5 मार्क्स पक्का है। देखिए क्या कहता है प्रमेय, पहले ध्यान से समझते हैं। भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग को समझना है सबसे पहले क्या बोला गया है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाई एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिए एबीसी। अब इसके समांतर कोई एक भुजा के समांतर हमें अन्य भुजा लेना है, चाहे आप बीसी के समांतर ले सकते हैं, एबी के समांतर ले सकते हैं कि एसी के समांतर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को दिखाते हैं आपको बना के, ठीक है। 3 त्रिभुज एकदम सेम टू सेम लेते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाते हैं। ए बी सी, देखिए कोई एक भुजा के समांतर, हमें फिक्स नहीं बोला गया भाई किसके भुजा के समांतर, एक भुजा समांतर होना चाहिए। तो हम भाई बीसी के समांतर, देखिए एक भुजा समांतर खींच दिए, ऐसे खींच सकते हैं आप बीसी का समांतर। अब बोलेगा सर हमको बीसी नहीं खींचना है, ए बी खींचना है। भाई ये ए बी है, इसके समांतर खींचो, इसके समांतर, ये भुजा हो गया। बोलेगा सर हमको ये नहीं चाहिए, हमको एसी के समांतर, भाई एसी के समांतर भी खींच सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हम किसी के भी समांतर भुजा खींच सकते हैं। हमें एक भुजा के समांतर खींचने के लिए बोला गया है, कोई भी त्रिभुज का, तो हम ऐसे खींच दिया। अब बोला क्या जा रहा है, देखिए जब एक भुजा के समांतर खींचते हैं तो कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद होता है? 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद होता है। तो इसका नाम देते हैं भाई डी और ई। तो कहता है देखिए ए से डी और डी से बी, मतलब इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात अगर हम देखें बाबू तो 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित होना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यानी एडी बटे क्या हो जाएगा? डीबी। इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, जैसे कि ये एई है तो फिर क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। ये चीज हमें बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए। आप इसको लेते हैं, यहां पर भी आप कुछ ले सकते हैं, मान लेते हैं भाई ये P है, ये Q है, तो A से P हो जाएगा बाबू और P से क्या हो जाएगा? C। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे BQ और ये हो जाएगा QC। तो इस प्रमेय में हमें यही चीज बोला जा रहा है, सिद्ध कैसे होगा? तो सिद्ध करते हैं। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई एक त्रिभुज है, एक भुजा के एक अन्य समांतर हमें भुजा खींचना है, उससे जो अनुपात निकलता है दोनों साइड का भुजा का, वो क्या हो जाएगा? अनुपात के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा। तो चलिए बच्चों,
बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको इससे मिल सकता है और मिलेगा ही। तो जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, हमें 4 चीज लिखना पड़ता है। सबसे पहला हो गया दिया है, ये सबसे पहले होना चाहिए भाई जब भी हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। दूसरा हो जाएगा तो सिद्ध करना है, तीसरा हो जाएगा रचना, और चौथा हो जाएगा प्रमाण। जिसमें से ये जो रचना है ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। लेकिन आपको जो हम 4 प्रमेय बताने वाले हैं, जो 4 में से ये फिक्स है आने वाला है, उसमें ये रचना रहेगा ही। यानी हमें 4 चीजें ध्यान रखना है कि क्या क्या देना है। सबसे पहले दिया है, तो कैसे लिखते हैं, देखिए दिया है, पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पता चल गया ना, समांतर भुजा। तो भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लिए ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लिए सबसे पहले, जिसमें बीसी समांतर डी। अभी हम बोले थे ना भाई किसके समांतर, एक भुजा। देखिए बोला गया है ना कि भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर, देखिए ये भिन्न बिंदु डी है, ये भिन्न बिंदु ई है, दोनों भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना, और इसके समांतर है कि नहीं। देखिए ये जो भुजा है बीसी के समांतर क्या है हमारा, डी ई है, तो हम खींच दिए भाई बीसी समांतर डी। तथा ए बी भुजा, देखिए ये जो भुजा है ए बी कहां पे प्रतिच्छेद हो रहा है बाबू, तो डी पे, तो यहाँ पे लिख दिए भुजा ए बी और ए सी, ये ए सी है, तो डी और ई में क्या हो रहा है, बिंदु डी और ई पे क्या करती है, काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। आपको दिया है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसी से आपको लिख देना है, इसको दिया हुआ कहते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। जब हम उसको 2 समांतर भुजाओं को काटते हैं तो वो क्या बताती है, वो बताती है समान अनुपात में विभाजित होना। समान अनुपात यानी भाई ए से डी और डी से बी, देखिए ए डी बटे डी बी, ए ई बटा ई सी, ये हमें प्रूव्ड करना है। चलिए प्रूव्ड करना है, अब हमें रचना करना है, क्योंकि रचना क्या होता है उस चीज को भी ध्यान दीजिए। देखिए रचना करने के लिए हमें कुछ त्रिभुजें लेना पड़ता है भाई, क्षेत्रफल से रिलेटेड है ये पर में। तो क्या करेंगे हम रचना में, देखिए डी ई तो ये आगे से ही हमारा है, हम क्या कर दिए भाई डी से ई, देखिए डॉट डॉट लाइन का मतलब रचना करना, डॉट लाइन का मतलब क्या होता है, रचना। ठीक है, तो डी से ई को मिला दिए, बी से ई को मिला दिए, देखिए बी से ई और सी से डी, बी से ई को मिला दिए और सी से डी को मिला दिए। उसके बाद देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं भाई, डी से एम, डीएम जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, डीएम, और ये देखिए परपेंडिकुलर किस पे है, ए पे, तो हम भाई डीएम परपेंडिकुलर ए सी खींचा तथा ईएन परपेंडिकुलर ए बी खींचा। देखिए यहाँ पे ईएन है कि नहीं, और इस पे खींच दिए। इसको समझिए, इधर ध्यान देना है कैसे। देखिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, हम इसको अभी रचना कर दिए भाई, दोनों को मिला दिए, ये हमारा था सी और डी, सी से सॉरी ये सी हो जाएगा, फिर से इसको बनाते हैं। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करना है हमें। देखिए सबसे पहले डी से सी को मिला दिए, ये रचना का पार्ट हो गया। ई से बी को मिला दिए, बी से ई को बोल सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बाबू, डी से ए सी पर, ये पूरा क्या है ए सी, डी से ए सी पर लंब डाल दिए, लंब इस बार मिला नहीं रहे हैं, लंब डाल रहे हैं यानी 90 डिग्री। उसी तरह का भाई ई से, ये क्या है बाबू ए बी है, तो ई से यहां पर भी हम लंब डाल दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब डाले हैं तो ई से एन, ये ई एन लंब हो गया किस पे, ए बी पर, और डी से एम, तो डीएम लंब किस पे हो गया बाबू, ये एसी पर। देखिए यहां पे लिखा है ना डीएम लंब एसी हो गया, और ईएन लंब क्या हो जाएगा ए बी, खींच डाला। बस ये रचना का काम जैसे हो गया। लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, प्रमाण, जहां से हम लोग बनाना चालू करते हैं। बस इतना चीज कर देंगे, बस 5 नंबर मिल जाएगा। इतना खाली लिखने पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बस ये स्टेप, 4 स्टेप अगर आप ध्यान से लिखते हैं ना, 3 नंबर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी 2 नंबर इधर का काम है। अब सोचिएगा सर इतना लिखेंगे तब 2 नंबर मिलेगा, देखो ना एकदम आसान, कुछ है नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्रमाण। त्रिभुज कितना बन रहा है, पहले त्रिभुज को देखना है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे पास ए बी सी है, और जब यहाँ पे हम लंब डाल दिए तो ध्यान से देखिए हमारा त्रिभुज ए डी ई। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज सब आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करने क्या बोला गया और कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है एडी, ए से डी का अनुपात और डी से बी का, बोले तो एडी बटा डी बी, और ये किसके बराबर है, ए भुजा और ई से सी,
इसी के बराबर। चलिए अब यहां से एरिया को निकालना है। एरिया को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए तो एडी जो है वो कौन सा त्रिभुज के अंदर है, ये जो एडी है कौन सा त्रिभुज के अंदर है, तो आप बोलिएगा सर ये तो आपका त्रिभुज एडी। ध्यान से देखिएगा, एडी किसके अंदर आ गया, एरिया ए डी ई के अंदर। देखिए एरिया आप एडी ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ए डी ई, और उसी को आपको लिखना है थोड़ा सा लंबा, तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान देना है बच्चों कि एडी लिखा है तो हम कौन सा एरिया लेंगे। एडी लिखा है तो आप एडी देखिए कौन सा त्रिभुज के भीतर है, तो ये एडीई के भीतर है। अब ध्यान से देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, डीबी। तो डीबी ध्यान से चेक कीजिए, ये जो डीबी है कौन सा त्रिभुज के अंदर है, तो आप बोलेगा सर ये तो आपका है इस त्रिभुज के भीतर। देखिए तो कौन सा त्रिभुज है ये, डी बी ई। मतलब ये जो डीबी है ये आपका एरिया किसके भीतर है, तो डी बी ई। तो आपको पहचानना है एरिया, भाई किसका किसका एरिया हमें निकालना है। उसके बाद ध्यान से देखिए ए ई। अब देखिए तो ए ई, तो ए ई अगर देखते हैं बच्चों, तो ए ई फिर से देखिए आपका त्रिभुज ए डी ई के अंदर या ए ई डी के अंदर। तो ये जो आपका हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा ए डी ई। और ईसी ध्यान से देखिए बच्चों, ये है ईसी। ईसी किसके अंदर है, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्या है, डी ई सी या सी ई डी। तो इसके अंदर है एरिया क्या हो जाएगा, सी ई डी बोल सकते हैं या डी ई सी बोल सकते हैं। तो हमें कितने त्रिभुज चाहिए, 4 त्रिभुज चाहिए, और चारों त्रिभुज का क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। चलिए आपको बता दिए क्षेत्रफल कैसे लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एडी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया एडी लिख सकते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ध्यान से देखिए एडी को, तो एडीई को देखिए तो बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आधार हमारा क्या होगा, ए से लेके डी। ये जो हमारा एडी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। और एडी के ऊपर ध्यान से देखिए ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमारा जो ऊंचाई है वो बच्चों ये वाला हो जाएगा, यानी ई एन। तो देखिए ऊंचाई हमारा ई एन है, ये हो गया हमारा एक। उसके बाद देखिए एडी का काम हो जाएगा तो बीडी का काम करेंगे, कौन सा त्रिभुज के भीतर है, ध्यान से देखिए ये डी बीई। तो देखिए बीडीई या डीबी ये बात तो सेम ही है। तो एरिया निकालेंगे तो 1/2। अब देखिए इसका बेस जो हो जाएगा डीबी, ध्यान से देखिए डीबी हो जाएगा। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई इसका देखिए ये वाला ईएन, इस पूरे लाइन पे जो ऊंचाई है उसको लेना है। यहाँ पे तो ऊंचाई नहीं है ना, ये पूरे लाइन पे जो ऊंचाई है उसी को हम लोग लेंगे, तो ईएन हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसका काम हो गया भाई, एडी का काम हो गया, डीबी का काम हो गया। अब इधर से कौन बचा है, एई बचा है। तो एई किसके भीतर है, एडीई या एईडी। तो देखिए एडीई फिर से लिख दिए 1/2। अब आधार देखिए, आधार इधर क्या हो जाएगा, एई हो जाएगा। तो एई है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ध्यान से देखिए ये डीएम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई लिख दिए भाई, तो डीएम। अब उसी तरह का चलिए एई का काम तो हो गया, अब काम करेंगे हम लोग ईसी का। ईसी किसके भीतर है, तब बोलेगा सर ये तो त्रिभुज डीईसी के भीतर है भाई, डीईसी। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा ईसी, और इसका भी ऊंचाई हम लोग डीएम लेंगे। बस ये 4 क्षेत्रफल हमें सबसे पहले ज्ञात कर लेना है बच्चों। ज्ञात करने के बाद बारी बारी से भाई एडी और डीबी को भाग देना है जिसका क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं भाई एरिया एडी का और एरिया बीडी का क्षेत्रफल जब हम भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनुपात मिलता है। तो दोनों को भाग करते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है भाई, 1/2 कट जाएगा, ईएन ईएन कट जाएगा, तो हमें बच जाएगा एडी बटा डीबी। और ध्यान से देखिए प्रूव करना क्या था, एडी बटे डीबी एक साइड आ चुका है। अब दूसरे बार हमें क्या करना है भाई, जो छूट गया है तो एरिया एडीई और एरिया डीईसी, इन दोनों का हम बारी बारी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे तो भाई 1/2 कट जाएगा, डीएम डीएम कट जाएगा, एई बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ईसी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए ये जो समांतर भुजा गया है इधर, ये जो समांतर भुजा गया है भाई, इससे देखिए ये त्रिभुज डीईबी और इधर से डीईसी एक ही आधार पे बने हैं। जब एक ही आधार हो तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर
ध्यान से देखिए, त्रिभुज बी डी ई और ए डी डी ई सी का एक ही आधार पे बना हुआ है, और जो कि समांतर भुजा बीसी समांतर डी के बीच बने हैं, इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डीईसी। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको आप अलग से फिर से एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण 3। अब हमारे पास कुल समीकरणों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेगा सर 3 है। तो बस समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 2 3 में एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, इस तरह से हम दिखा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से बना के दिखाना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई इस पॉइंट को छोड़ देता है, नॉर्मली खाली भाई भाग देता है, आ गया दोनों को बराबर कर देता है। ऐसा नहीं करना है, हमें ये पॉइंट लिखना है। भाई ये जब हम खींचे हैं लाइन तो एक ही आधार पे बना है ना, जब एक ही आधार पे बनता है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके बनाना है, और इस बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताना बच्चों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।